हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज डिस्कशन करते हैं कुछ नए टॉपिक्स का। नए टॉपिक का मतलब कि जो पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ तक स्किप किया था उसी की अब आगे स्टार्ट करते हैं। मतलब कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ तक स्टडी किया था वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, और क्रिटिकल एंगल और लेटरल शिफ्ट। लास्ट यही टॉपिक थे जो हमने पिछले क्लास में डिस्कशन कर रखा था। उसमें भी मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। जरा उसको एक बार थोड़े टाइम के लिए रिकैप करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने वहाँ पे बताया था कि बोला था मैंने कि क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्या बात की थी, क्रिटिकल एंगल की बात की थी, जिसको किससे डिनोट करते थे, थीटा सी से, ठीक है। क्रिटिकल एंगल को थीटा सी से डिनोट किया जाता था। अच्छा, थीटा सी से डिनोट किया जाता था तो यहाँ पे मैं इसको वापस इसलिए रिवाइज कराना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं अब यहाँ क्लियर बताना चाह रहा हूँ कि किस केस में हमारा रिफ्रैक्शन होगा और किस केस में तो TIR होगा। वैसे तो देखिए रिफ्लेक्शन के लिए तो ठीक है, रिफ्लेक्शन अब हम बार बार रिफ्लेक्शन की बात नहीं करेंगे। रिफ्लेक्शन प्रोसेस तो हम लोग को पता है। रिफ्रैक्शन में क्या होगा ये तो मालूम है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है, यानी कि जब रे ऑफ लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो जरूर उसका रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये तो हम लोग का नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन था और हम लोग इसको जानते भी थे, है ना, उसको हमने देखा भी था। लेकिन इतना याद रखिए कि हर बार मतलब कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो ठीक है रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन मीडियम चेंज होते हुए भी कभी कभी एक ऐसा केस आ जाता है कि वहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता। मतलब ऑल्दो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, मीन्स एक सेपरेटिंग मीडियम जो है, एक सेपरेटिंग सरफेस कह सकते हैं जिसको, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे भले मीडियम अलग है ना, मीडियम 1 और मीडियम 2, लेकिन फिर भी रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन ना करके रिफ्लेक्शन प्रोसेस कर रहा है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना कर रहा है। उसके लिए वजह है क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बता दिया था हमने, और यहाँ पे मैंने बताया था कि जरा सा डायग्राम अगर आप देखें, ठीक है, डायग्राम का ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा कुछ था, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉप किया था, एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉप किया था, एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉप किया था। यहाँ पे नॉर्मली मैंने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया था, वो रिफ्लेक्ट भी हुई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर इसी लाइट को क्या किया था, थोड़ा और बढ़ा दिया था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो थीटा सी बन गया था और ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई थी, ठीक। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाया था जा करके थीटा सी से भी ज़्यादा, जिसको हमने I2 कह दिया था और इसको क्या कह दिया था, I1। तो इस केस में वापस इधर ही आ गई थी। तो यहीं पे TIR हो रहा था, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो थीटा सी है, ठीक है, इसको मैंने डिफाइन कराया था पिछली क्लास में। तो कंक्लूजन ये निकाला गया था कि, या इसी को ऐसे कह सकते हैं कि कंडीशन फॉर TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी। तो पहली कंडीशन ये होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी, ठीक है, एंगल अगर TIR अगर आपको कराना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी, यहाँ चूंकि I2 हम दिखाएं तो हम I2 लिख सकते हैं एक बार के लिए, शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। यानी कि अगर आपको TIR कराना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस फिनोमिना को देखना है, तो लाइट को इस तरह से इंसिडेंट कराइए कि वो क्रिटिकल एंगल से, मतलब इस तरीके से इंसिडेंट कराइए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस रे ऑफ लाइट का वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि रे ऑफ लाइट should enter from denser to rare medium, बस denser to rare medium, ये दो कंडीशन है TIR के लिए, ठीक है। मतलब कि लाइट को डेंसर से रेयर में जाना पड़ेगा, मतलब ये हमारा डेंसर और ये हमारा रेयर। तो रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में एंटर करनी चाहिए और क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, थीटा, यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये पिछले क्लास का डिस्कशन था जो हमने उसका कंक्लूजन यहाँ पे बताया कि TIR होता क्या था और TIR के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए थी। ये समझ में आ गया। तो अगर ये समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं किसके बारे में, लेंस के बारे में, ठीक है। इसे इरेज करते हैं और लेंस के बारे में बात करते हैं कुछ। देखिए क्या है,
आज हमें स्टार्ट करना है एक्चुअली लेंस, ठीक है। लेंस कैसे डिफाइन करेंगे इसको, लिखेंगे इनके लिए कि अ पीस ऑफ, ठीक है, अ पीस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम made up of from curved surfaces are one curved surface and one lens surface. Lens surface is called लेंस। सिंपली देखिए हमें क्या होता है कि जैसे मिरर में क्या हो रहा था, वहां पे हमने कोई ग्लास लिया था, ठीक है, ग्लास लिया था और ग्लास के एक सरफेस को पॉलिशिंग कर दी थी। पॉलिशिंग करने का मतलब पेंट वगैरह कर दिया था या फिर उसको किसी कलर वगैरह से हमने ऐसे इस तरीके के पेंटिंग कर दी थी। तो पेंटिंग हो जाने के बाद वो एज ए मिरर की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे लेंस क्या है, एक्चुअली लेंस है हमारा दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब कि किसी भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक पीस होगा, उसका एक कॉम्बिनेशन होगा। अब वो ट्रांसपेरेंट मीडियम जो हम लेंगे, जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम कंबाइन करके लेंस बनाने वाले हैं, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम या तो दोनों, वो ट्रांसपेरेंट जो आपका मीडियम है या तो वो कर्व हो सकता है, यानी कि दोनों भाई दो साइड से ये जो लेंस बनेगा वो दो साइड से कवर्ड होगा कंप्लीटली, तो दोनों साइड या तो कर्व हो सकता है या एक साइड कर्व होगा और दूसरा साइड क्या होगा, प्लेन होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक ऐसा पीस जो कि या तो दो कर्व सरफेस से मिलके बना हो या फिर एक कर्व और एक प्लेन सरफेस से मिलके बना हो, उसको आप क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए जनरली लेंस के एक्चुअली होते दो टाइप्स हैं, है ना, इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और सेकेंड क्या होता है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअली इनका नाम हम अभी जो भी इनको अलग अलग नाम से और भी इनको अलग अलग नाम से इनकी नेमिंग भी होती है, बुलाया भी जाता है, तो हम उसको लिख देते हैं। बाकी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इनका नाम ये क्यों रखा गया है, आगे हम इसके आगे लेक्चर में बस हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन कॉन्वेक्स और कॉनकेव के एक और अदर और नेम चलते हैं, वे क्यों उनके ये जो नेम अदर क्यों है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। इसी को एक्चुअली जनरली क्या नाम दिया जाता है, कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस, या इसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, उसी का ठीक रिवर्स, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। चलिए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस को बोला जाता है, तो जरा इनको भी पढ़ लेते हैं। तो पहला हमें क्या पढ़ना है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। देखिए हम अगला बताने जा रहे हैं आपको कॉनकेव लेंस। इसके लिए हम बोलेंगे कि अ टाइप ऑफ लेंस, ठीक है, अ टाइप ऑफ लेंस which is thinner at the ends and thicker in the middle called what, सिंपली बोलेंगे इसको कॉनकेव लेंस, ठीक है, समझ में आ रही है, कॉनकेव लेंस। यानी अगर हम डायग्राम बनाएं तो देखिए छोटा सा डायग्राम एक साइड में बना रहे हैं, या फिर ले लीजिए यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए सामने आपके, लीजिए बस अभी इतना है, बाकी चीज में बताएंगे कि एक ऐसा टाइप का लेंस जो कि किनारों पे पतला होता है, थिनर एट द एंड, है ना, देखिए ना, थिनर एट द एंड क्या है, किनारों पे क्या है, वो पतला है, लेकिन बीच में क्या होता है, थोड़ा मोटा सा हो जाता है। तो इस तरीके के लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है। लेंस क्या था वो समझ में आया, कॉनकेव लेंस ऐसा लेंस जो कि किनारों पे क्या होता है, थिनर होता है, लेकिन बीच में थोड़ा मोटा सा हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इस टाइप के लेंस को क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस बोलेंगे, ठीक है। अगर ये कॉनकेव लेंस हुआ तो कॉन्वेक्स एक्चुअली क्या होगा, कॉनकेव नहीं था, रियली गलती होगी थोड़ी सी, कॉनकेव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कॉन्वेक्स होना चाहिए। एक्चुअली मिरर वाला चल रहा था पर ना, ये कॉन्वेक्स हुआ है,
यहाँ पे कॉन्वेक्स हमने पहले बताया ना, तो कॉन्वेक्स होगा, कॉन्केव नहीं होगा, इसे मिटाते हैं। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ है ना। ऐसा लेंस जो कि किनारों पे पतला और बीच में मोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको मिटाया जाए, इसको मिटा करके जरा फटाक से हम समझ लेते हैं किसको, इस कॉन्केव लेंस को। इसके लिए लिखेंगे कि अ टाइप ऑफ लेंस, ठीक है, क्या लिखेंगे, अ टाइप ऑफ लेंस। देखिए हम कॉन्केव के लिए लिख रहे हैं, अ टाइप ऑफ लेंस विच इज थिनर इन द मिडल, ठीक है, इन द मिडल एंड थिकर at the ends called concave lens। इसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कॉन्केव लेंस। यानी कि अगर आप डायग्राम कुछ इस तरीके का इसका बनाएंगे तो ऐसा कुछ मिलने वाला है। जैसे यानी कॉन्वेक्स से बिल्कुल अलग, इसमें क्या है, ये ऐसा लेंस है जिसमें किनारों पे आपको मोटाई दिखेगी। यानी ऐसा लेंस जो कि किनारों पे मोटा होता है और बीच में पतला सा होता है, ऐसे लेंस को हम क्या नाम देते हैं, कॉन्केव लेंस। वही कॉन्वेक्स क्या था, किनारों पे पतला था और बीच में मोटा था। देखिए ना, यहाँ जो ये किनारों पे थिनर है और बीच में थिकर है, और ये किनारों पर थिकर है और बीच में थिनर है। तो कहने का मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस आपको समझ में आया। तो देखिए अगर कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस समझ में आएगा तो अब इसके बाद हम पूरी कहानी आगे चलकर जितनी पूरी थ्योरी पढ़ेंगे हम इन्हीं पे पूरा पढ़ने वाले। कॉन्केव कॉन्वेक्स से इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे, इनके रूल्स को देखेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं। तो वो समझ में आया लेंस। और ये कुछ लेंस क्या था, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ ऐसा पीस जो कि दो कर्व सरफेस से मिलके बना होता है या एक कर्व सरफेस और एक प्लेन सरफेस से मिलके बना होता है, उसको लेंस कहते हैं। लेकिन जब हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस हमने देखा तो ऐसा देखा कि ऐसा लेंस जो कि किनारों पे क्या हो, थिनर हो, किनारों पर थिनर एंड बीच में यानी मिडिल में क्या हो, थिकर हो, तो उसको कॉन्वेक्स लेंस बोला। किनारों पर थिनर पतले हैं, देखो ना ऐसे जाकर के पतले हो गए हैं और बीच में क्या है, थिकर है, तो इसलिए कॉन्वेक्स में। और ये क्या है, किनारों पर थिकर है, यानी किनारों पर देखिए ना ऐसे आएंगे ना तो मोटे से, और ऊपर जाएंगे तो ऐसे जाना पड़ेगा। तो किनारों पर थिकर, ठीक, और बीच में थिनर। तो इस टाइप के नाम को क्या, सॉरी, इस टाइप के लेंस को क्या कहते हैं, हम कॉन्केव लेंस बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स, कॉन्केव, दिमाग में याद रखेंगे इस चीज को। चलिए तो इसे इरेज करते हैं और इसे इरेज करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज और बताते हैं हम आपको इसके बारे में। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो भी देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हमेशा हर जगह सिर्फ कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेकर के आप डेली लाइफ में यूज कर लेंगे उनका, है ना, ऐसा नहीं है। आपको कभी कभी क्या होता है कि कॉन्केव का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन। यानी कहने का ये मतलब है कि ये तो ठीक है सेपरेट मीन्स कॉन्केव अलग है, कॉन्वेक्स अलग अपना लेंस है, ठीक है, लेकिन जब उसको डेली लाइफ में यूज के लिए मतलब उस तरीके के उसको यूजिंग कंडीशन में जब हम लाते हैं तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है कि कभी कभी ऐसे केस आते हैं, मोस्ट ऐसे केस आते हैं जिसमें हमें दोनों लेंस को कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से कुछ खैर एक और लेंस बनेगा, उसका एक और अलग नाम चला जाता है। तो हम उन्हीं को बताने वाले हैं, थोड़े उन्हें आप स्टार पॉइंट करके भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अच्छा देखिए दोनों लेंस में जो भी थे, दोनों लेंस के किनारे या दोनों लेंस के जो एजेस थे वे कर्व थे। हाँ, और हम लोगों ने मिरर में पहले से पढ़ रखा था कि जब भी कर्व सरफेस आएगा तो उसका अपना कुछ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन किया था वहाँ पे। तो यहाँ पर भी लेंस के लिए जो दो कर्व सरफेस आए हैं किनारे वाले, उनके किनारों पे जो दो कर्व सरफेस देखने को मिले आपको, उनके अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे ना, तो उन्हीं रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम टारगेट करके उन्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर के कोई रिस्पेक्ट मान के आगे उनके टाइप्स को डिफाइन करने वाले। जैसे मैं लिख रहा हूँ, फटाफट जरा लिख लेने दीजिए फिर बात करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा पास में होना चाहिए। ठीक, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। R1 क्या है यहीं पे समझ लीजिए, बाकी हर जगह R1 R2 लिख देंगे, बार बार वहाँ नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। R1 R2 क्या है, हमने पहले बताया था कि कोई भी लेंस है हमारा वो कर्व सरफेस से मिलके बना है। ठीक है, तो अगर कर्व सरफेस से मिलके बना है तो उसके एक हर कर्व सरफेस का अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। यानी कहने का ये मतलब है कि ये जो लेंस है कॉन्वेक्स जैसा है, तो कॉन्वेक्स ही, लेकिन इसकी भी एक और टाइप आती है तो कॉन्वेक्स ही, लेकिन ये एक ऐसा लेंस है जिसके दोनों कर्व सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अलग है। यानी कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कुछ अलग होगी और इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कुछ अलग होगी। यानी ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? बाई कॉन्वेक्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं भाई? बाई कॉन्वेक्स। बात समझ में आई? अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर जिन कर्व सरफेस से लेंस कॉन्वेक्स, जिन कर्व सरफेस से कॉन्वेक्स लेंस मिलकर बना है, अगर उन कर्व सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होंगे तो वो लेंस कॉन्वेक्स कैसा कहलाएगा? बाई कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। ठीक, अगर यही रेडियस ऑफ कर्वेचर हम सेम ले लें, ठीक है, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इसको भी आर कह दे और इसको भी आर कह दे तो इसको इक्वी कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये हो गया, अगर तीसरे में एक को प्लेन ले और एक को कॉन्वेक्स जैसा रहने दें तो इसको क्या नाम देते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या नाम देते हैं इसको? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। है तो एक्चुअली तीनों ही लेंस, लेकिन अब चूंकि इनके जो कर्व सरफेस हैं वो डिफरेंट है और कर्व सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है, दैट्स वाई इनके अलग अलग नेम आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होंगे तो वो बाई कॉन्वेक्स लेंस, अगर सेम हो गए तो इक्वी कॉन्वेक्स, और अगर एक सरफेस क्या है प्लेन हुआ और दूसरा कर्व हुआ तो प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या समझ में आया? चलिए देखिए, मेनली क्या है, हम इसी को अपने सिलेबस में हम इसी को पढ़ने वाले हैं, इक्वी कॉन्वेक्स वाले को ना। मान के चलते हैं कि जितने भी हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस पढ़ते हुए इक्वी वाले होते हैं, यानी कि दोनों कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इस केस में? सेम। अगर यही सेम केस हम भाई कॉन्वेक्स के कॉन्केव के लिए ले लें, ठीक है, लो, यानी ये है R1 और ये है R2, तो क्या नाम देंगे इसको? बाई कॉन्केव। ठीक, अगर यही हो एग्जैक्टली जितने उसके उतने उसके, यानी ये R और ये R, तो इक्वी कॉन्केव। क्या नाम देंगे? इक्वी कॉन्केव। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो प्लेनो कॉन्केव। क्या नाम देंगे भाई? प्लेनो कॉन्केव। तो ये तीन टाइप्स के, ये खैर कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के टाइप्स हैं, है ना, मतलब कि उनके कर्व सरफेस को हमने बदला, उनके कर्व सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को बदला तो अलग अलग नाम देखने को हमको मिले। बाई कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्केव, इक्वी कॉन्केव और प्लेनो कॉन्केव। तो ये तीनों, ये मिरर के टाइप समझ में आ गए। अगर ये समझ में आ गया तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जान लेते हैं क्या है वो, जरा देख लीजिए। यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, द नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग। इज क्या है? कन्वर्जिंग मीन्स इट converges all the beam of light at a point। मैं सबको लिख देता हूँ, उस पर आगे बताता हूँ। यहाँ पे है अगला, द नेचर ऑफ कॉन्केव लेंस इज diverging means it diverges all the beam of light coming from a point in different direction।
एक्चुअली दो ऐसी बातें मैंने लिखी हैं जिसका प्रूफ हम आगे जब रे डायग्राम से हम इमेज बनाएंगे, है ना, रे डायग्राम के यूज से इनके थ्रू इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, दिखाएंगे आपको, तो वहाँ पे हम इनके इस स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे लिखा है हम वहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन करके भी बताएंगे कि क्यों हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग कह रहे हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग। लेकिन इतना भी मान के चलिए कि हम जो लिखे हैं क्या लिखे इसमें कि कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग कहने का मतलब कि जितनी भी बीम ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस पे आप स्ट्राइक कराएंगे, कॉन्वेक्स लेंस उन सारे बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर देगा, यानी कन्वर्जिंग नेचर है। वहीं अगर जितनी भी बीम ऑफ लाइट किसी अगर उसकी जगह कॉनकेव लेंस आप ले लें तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, जितने भी बीम ऑफ लाइट मिलेगी उसको या आप उस पर स्ट्राइक कराएंगे तो उन सारे बीम ऑफ लाइट को क्या करेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट एंगल पे क्या कर देगा, स्प्रेड कर देगा, यानी कि डाइवर्ज कर देगा। तो मैं कहने के मीन्स वन वर्ड में हम ये कहेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग एंड कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग। तो अगर इनका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग समझ में आ गया तो इनसे रिलेटेड अब हम आगे बढ़ते हैं। इनसे रिलेटेड अब इंपॉर्टेंट टर्म कुछ जानते हैं, जैसे मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे नहीं थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत सारी चीजें थी। तो यहाँ पे भी वैसी चीजें हैं, मेनली हम दो चार चीजें काफी जानेंगे, मीन्स उनको फोकस करके पढ़ेंगे। तो हम अगला क्या पढ़ने वाले हैं, सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। दोनों लेंस के लिए वैलिड रहेगा वो जो भी टर्म हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हेडिंग हमारे लिए होगा क्या कि सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। क्या क्या वो लेंस टर्म रिलेटेड है। पहला मैं आपको बताऊं ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलना है, ऑप्टिकल सेंटर। अब इनको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, जनरली हम बार बार इनको सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि अ पॉइंट इनसाइड अ लेंस through where all the beam of light passes without, ठीक है, without any deviation is called ऑप्टिकल सेंटर। उसको क्या बोलते हैं भाई, ऑप्टिकल सेंटर नाम देते हैं। मतलब क्या कहने का ये मतलब था कि ऑप्टिकल सेंटर डायग्राम बनाने फिर समझाते हैं। मान लीजिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा इसमें कुछ हम बना लेते हैं फिर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो अगर रे ऑफ लाइट इस पे से स्ट्राइक करती है तो जितनी जा रही थी उस विदा डेविएशन लिख जाएगी, और अगर आप यहाँ से स्ट्राइक कराते हैं इस पे तो ऐसे जा रही है तो ऐसे निकल जाएगी। अगर वहीं हम क्या ले लें, कॉनकेव लेंस ले लें, ठीक है, कॉनकेव लेंस, तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। इस पर अगर आप स्ट्राइक कराते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्राइकिंग गलत हो गया, ठीक है, आप बनाएंगे ना प्रॉपर तरह से तो क्लियर समझ में आएगा, लीजिए, ठीक है। और ये रहा। एक्चुअली मुझे डिफाइन करना था ऑप्टिकल सेंटर की, ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है, किसी भी लेंस के अंदर का वह पॉइंट, है ना, खैर होने को तो ये तो लेंस एक्चुअली ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, लेकिन बीच में कहीं ना कोई एक पॉइंट होगा ना। तो लेंस के अंदर का एक ऐसा पॉइंट जहां से पास होने वाली रे ऑफ लाइट बिना किसी डेविएशन के निकल जाती हैं, है ना। मीन्स अगर इस पॉइंट पे, यानी कि कोई एक ऐसा पॉइंट है लेंस के अंदर जिस पे रे ऑफ लाइट अगर स्ट्राइक करती है तो उस रे ऑफ लाइट का किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होगा। लेकिन याद रखिए लेंस का ऐसा नेचर नहीं होता है, वो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रे ऑफ लाइट को मैक्सिमम या तो कन्वर्ज करता है या तो डाइवर्ज करता है। लेकिन आज ये दोनों लेंस मजबूर है बेचारे, ये इनके पास एक ऐसी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है जिसको ये दोनों चाह के भी किसी भी तरह का डेविएशन उसके अंदर नहीं ला पा रहे हैं।
क्योंकि वो जो रे ऑफ लाइट इन दोनों पे स्ट्राइक हो रही है वो इनके एक ऐसे पॉइंट से जा रही है जिसका नेचर ये है कि क्या करे, वो किसी भी तरह का डेविएशन न करे। यानी कि किसी लेंस के अंदर का वह एक ऐसा पॉइंट जहां से पास होने वाली रे ऑफ लाइट बिना किसी डेविएशन के इजीली स्ट्रेट लाइन में चली जाती है, बिना किसी डेविएशन के पास हो जाती हैं, उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। याद रहेगा। आगे से आप जब भी रे डायग्राम बनाएंगे, जब भी इनका डायग्राम बनाएंगे लेंस वगैरह के या फिर रे डायग्राम बनाएंगे तो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस इन सबको जरूर मेंशन करिएगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस पिछले लेक्चर्स में हम लोग मिरर के लिए किया करते थे क्या, कि पोल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 3-4 ऐसे टर्म्स थे जिनको हम लोग मतलब डेफिनेटली उसको हर डायग्राम में शो करते थे, है ना। तो यही काम यहाँ पे भी करने वाले हैं। ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस सबको हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो आई होप आपको ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया होगा। अगर ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया इसको मिलाते हैं और अगला देखते हैं। अगला हमारे लिए होगा प्रिंसिपल एक्सिस, इसे इरेज करते हैं, ठीक है। अब अगला है हमारे लिए क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपली हम बोलेंगे क्या, कि द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू द both curved surface, both curved surface with optical center, यानी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो मिरर के दोनों कर्व सरफेस को ऑप्टिकल सेंटर से मिलाती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो लेंस के दोनों कर्व सरफेस को ऑप्टिकल सेंटर से मैच कराती है, ज्वाइन कराती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे ये होगा आपका कुछ इस तरीके का, लीजिए चलो थोड़ा नीचे हो गया, नीचे ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर और ये कर्व सरफेस। तो अगर हम नाम दे देंगे इसको PQ कह दें तो PQ क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि वो दोनों लेंस के दोनों कर्व सरफेस और ऑप्टिकल सेंटर को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। अगर आप यहाँ पे कॉन्केव ले लेते हैं तो उसके केस में भी यही होगा, C और PQ। तो ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आ गया। अच्छा ये समझ में आ गया। तो अब अगला हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लिए होगा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हम जानते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको जानते हैं प्रिंसिपल फोकस। देखिए समझिए, पहले कोई भी मिरर सॉरी लेंस होगा तो उसके दो कर्व सरफेस होंगे, तो दो कर्व सरफेस होंगे तो इनके दो फोकस भी होंगे। मिरर के केस में सिंगल फोकस के लिए एग्जिस्ट करता था क्योंकि वहाँ पे मिरर में एक ही कर्व सरफेस मिलता था, या तो कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर लीजिए, एक ही कर्व सरफेस था, तो दैट्स वाई उन केसेस में एक ही फोकस एग्जिस्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे दो दो कर्व सरफेस है तो इस कर्व सरफेस का अपना फोकस होगा और इस कर्व सरफेस का अपना फोकस होगा, है ना। फोकस के लिए मैंने क्या बताया था कि मिरर में जिस भी स्फेरिकल पार्ट होते हैं जिसके, उसका अपना कुछ ना कुछ सेंटर होता है तो उसको सेंटर नाम दे देते हैं। लेकिन फोकस के लिए हमने बोला था, जिस तरीके से मैंने डिफाइन किया था, पैरेलल एक्सिस, पैरेलल रे जिस पॉइंट पर कट करते जाते थे उसको फोकस कहते थे। तो यहाँ पे एक फोकस इस कर्व सरफेस के करस्पॉन्डिंग होगा और एक फोकस इस सरफेस पे होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि since both lenses have two curved surface, hence they also have two focus, जिनको हम क्या स्पेसिफिक नाम देते हैं, प्रिंसिपल फोकस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल फोकस क्या है, अब हम उसे आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि दो प्रिंसिपल फोकस होंगे, है ना। इन दोनों फोकस को, पहला फोकस भी प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, दूसरा भी प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा।
दोनों को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। अब उनको जरा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले वाले को नाम देंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दूसरे वाले को सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। इसे मिटा दें। चलिए इसे मिटाते हुए तुरंत अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी अब हम डिफाइन करने वाले हैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इसके लिए क्या बोलेंगे हम लिखेंगे कि द ऑब्जेक्ट पॉइंट at the principal axis at where coming ray of light, ठीक है, becomes at where नहीं from where coming ray of light becomes parallel to the principal axis called first principal focus, ठीक है। यानी कि देखिए डायग्राम से हम आपको समझा रहे हैं, बहुत क्लियर होगा। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर को जरा इस तरीके से डॉटेड लाइन से बनाएं, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है तो इसको नाम देंगे F1। अगर कॉन्वेक्स होगा तो कॉन्वेक्स तो हो ही गया, अगर कहीं कॉन्केव हुआ तो भाई उसके लिए भी हम देखते हैं, उसके लिए भी अरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, स्ट्राइक करा देंगे पहली बात, ठीक है, कहीं जाकर के मिलेगा और ये क्या डाइवर्ज कर दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी स्ट्राइक करा देंगे और यहाँ से डाइवर्ज करा देंगे, तो इसको मिलाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे F1 हुआ, ठीक है। देखिए हमने कुछ बताया नहीं, क्या बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस पे मौजूद एक ऐसा ऑब्जेक्ट पॉइंट, ठीक, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस से मौजूद ऐसा ऑब्जेक्ट पॉइंट जहां से आने वाली रे ऑफ लाइट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल, चाहे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो चाहे सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो तो वो एक पॉइंट ही है, और वो पॉइंट कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही। दोनों लेंस के केस में वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है। यानी अगर हम इसके लिए बात करें पहले, तो प्रिंसिपल एक्सिस में मौजूद एक ऐसा पॉइंट जहां से आने वाली रे ऑफ लाइट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। लेकिन वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इसके केस में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एग्जैक्टली उस पॉइंट से रे ऑफ लाइट आ रही थी और रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, लेकिन यहाँ पे उस पॉइंट से रे ऑफ लाइट आ नहीं रही है, उस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, डायरेक्ट हो रही है। लग रहा है कि कोई रे ऑफ लाइट उस पॉइंट पे आ रही है, लेकिन आ नहीं पाई क्योंकि उसको यही से डेविएट होना पड़ा, तो वो यहाँ से जा करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए। सेम केस यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इसको हमने क्या किया, पीछे जब एक्सटेंड किया आगे ले जा करके, तो ये एक जगह पे मीट की। तो कॉन्केव लेंस के लिए ये पॉइंट होगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया, तो इसे भी इरेज करें क्योंकि हमें सेकंड प्रिंसिपल फोकस समझाना पड़ेगा, तो इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए अगर ये दूर हो गया, आपका समझ में आ गया, तो हम क्या करते हैं, अब अगला है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम सिंपली इसके लिए ये लिखेंगे कि द पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस एट द, या ऐसे नहीं ठीक है, ये भी सही था, इसी को लेना, द पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस एट द
प्रिंसिपल एक्सिस at where all the, ठीक है, all the parallel beam of light, all the parallel beam of light, parallel beam of light meets to each other, ठीक है, each other, किस केस में, मीट्स टू ईच अदर, कॉन्वेक्स केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, मुझे लिख लेने से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आर अपीयर्स टू मीट, किसमें, इन कॉन्केव में, आफ्टर रिफ्रैक्शन, कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, उसे हम सिंपली सेकेंड रिफ्रैक्शन कॉल्ड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। समझ लीजिए, मैं डायग्राम यहाँ बनाना पड़ेगा इसलिए इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, जैसे डायग्राम मुझे बनाने लीजिए फिर समझाते हैं, ठीक है। यह है आपका क्या, ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ले गए तो कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगी, ये हमारा F2, हम नाम F2 इसलिए दे रहे हैं, अभी बता रहे हैं क्यों F1 F2, क्योंकि एक से ज़्यादा फोकस है, दो हैं, तो फिर F1 F2 नाम देना ही पड़ रहा है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कराएंगे, यहाँ से रे ऑफ लाइट को क्या के ले जाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के सॉरी वहाँ पे जाकर के फोकस होना है, ठीक है, तो फोकस होना है तो फिर पैरेलल ले जाइए और डाइवर्स करा दीजिए, ठीक, और यहाँ से भी क्या करिए, पैरेलल ले जाइए और डाइवर्स करा दीजिए, क्योंकि डाइवर्स कराएंगे तो इसको कहीं आगे जाकर के मीट कराएंगे और इसको भी कहीं यहीं से आगे जाकर के मीट कराएंगे, तो जहाँ पे मीट करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखिए मैंने क्या किया, दोनों में सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे मौजूद वो पॉइंट जहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस पे मौजूद वह पॉइंट है जहाँ पे सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। चूंकि कॉन्वेक्स लेंस में ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, सिंपली बोल दे रहे हैं कि इस केस में एक्चुअली इंटरसेक्शन हो रहा है रे ऑफ लाइट्स का, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे भी सेकंड प्रिंसिपल फोकस नाम देंगे, जरूर देंगे, लेकिन यहाँ पे वो रे ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, उनको क्या करना पड़ रहा है, आगे एक्सटेंड करना पड़ रहा है। सॉरी मतलब समझ में आ गया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया। यहीं पे एक चीज और जान लीजिए, स्पेस है, और यहीं पे एक चीज जान लीजिए, बता रहे हैं शार्पन करके कि द डिस्टेंस, ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस and first principal focus and optical center is called first focal length। एक्चुअली फर्स्ट फोकल लेंथ सेकेंड फोकल लेंथ कहने का मतलब नहीं है, फिर भी समझा दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या हमने बताया कि यार ये तो पता है ना कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, उसमें दो फोकस होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर से और फर्स्ट फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फर्स्ट फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक, और ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको सेकंड फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप ये भी समझ सकते हैं, डायग्राम से अगर मैं आपको समझाऊं तो लीजिए, डायग्राम से समझा रहे हैं, ठीक। ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे इसका F1 आपने दिखाया और यहाँ पे दिखाया F2, क्योंकि आपको दिख रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है,
फर्स्ट फोकस उसके लेफ्ट में और सेकंड फोकस राइट में एग्जिस्ट है ना, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो है आपका CF1, ठीक है, इस केस में जो फर्स्ट फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, CF1 होगा। देखिए क्या मैंने बताया कि फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को फर्स्ट फोकल लेंथ बोलते हैं, यानी द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फर्स्ट फोकल लेंथ यानी CF1, और द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज सेकेंड फोकल लेंथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, CF2। इन द सेम केस हम किस पे एग्जिस्ट करा देंगे, इस पे कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस के लिए। तो कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस के फर्स्ट सेकंड प्रिंसिपल फोकस और फर्स्ट फोकल लेंस सेकंड फोकल लेंस समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया तो इसको इरेज करते हैं और थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इमेज फॉर्मेशन की भी बात करेंगे, उसके पहले थोड़ा रूल्स जान लेते हैं कुछ, ठीक है। रूल्स जान लेंगे तो थोड़ा और हम लोग के लिए बेटर होगा, इसे मिटा देते हैं। आज की पूरे लेक्चर में हम पूरी थ्योरी कवर करने वाले लेंस तक का, तो कवर करने की उस कड़ी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारा क्या है, अगला क्या बताना था हमको, ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या बताना था, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। क्या है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में, जरा देखिए। मतलब कि जिस तरीके से हमने मिरर से जब इमेज फॉर्मेशन किया था तो 3-4 या 2-3 रूल जितने भी थे वहाँ थे, वही क्या करना है, जब लेंस से इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे तो वहाँ के लिए भी रूल फॉर्मेशन होंगे, यानी रूल्स होंगे उसके लिए। तो क्या क्या रूल्स हैं, एक्चुअली मेनली यहाँ पे 3 रूल्स चलते हैं, वो तीनों रूल हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। जरा देखिए, पहला क्या है कि पहला ये है कि those beam of light which passes parallel to principal axis after refraction passes through first focus convex में, convex के लिए ऐसा है, and appears to pass किसमें, कॉन्केव में, ठीक है। कोई नई बात नहीं मैंने बताई, सिंपली क्या बताया कि पहला लॉ क्या कहता है कि वो बीम ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल कर रही हैं, तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो बीम ऑफ लाइट फर्स्ट फोकस से पास करेंगे। कॉन्केव लेंस के कॉन्वेक्स में ऐसा होगा, लेकिन अगर कहीं कॉन्केव होगा तो फर्स्ट फोकस से पास नहीं होंगी, ऐसा अपीयर होगा कि फर्स्ट फोकस से वे आ रही है। देखिए डायग्राम बना रहे, अभी क्लियर होगा कैसे, देखिए। फिर हम डायग्राम बना करके, हम डायग्राम इसलिए देखिए बना रहे हैं क्योंकि बार बार वहां से क्लियरिटी हो रही है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फोकस और ये हमारा सेकंड फोकस। तो मैंने क्या बताया, वो बीम ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो बीम ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्शन के बाद वे फर्स्ट फोकस से पास करेंगी, ठीक है। कॉन्वेक्स मैसेज में मैं पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुई है, फर्स्ट फोकस से पास हुई है। वहीं अगर आपका कॉन्वेक्स हो जाता, कॉन्केव हो जाता, तो क्या आप करते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ऐसे ही नाम देते हैं, ठीक, नाम देते कि नहीं। और अब क्या कराते हैं, पैरेलल चल रही है बीम ऑफ लाइट, और चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस है, तो बीम ऑफ लाइट जो भी इस पे स्ट्राइक करेंगी, जो भी बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेंगी उसको क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, है कि नहीं। तो एक्चुअली डाइवर्ज करेगा ना, गलती हो रही है, ऐसा वाला ये वाला नहीं होने वाला है, ये वाला नहीं, सेकेंड वाले में आएगा, ये डायग्राम इसमें नहीं बनेगा, दूसरा वाला बनेगा। कौन सा वाला देखिए बता रहे हैं, फोकस पे स्ट्राइक कराइए इसको, ठीक, फोकस पे आ रही थी लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, ठीक,
ऐसा कुछ डायग्राम बना लीजिए, फिर बता रहे हैं हम। जरा पीछे मिलाते हैं और जरा इनको पीछे मिलाते हैं। ये देखिए फर्स्ट फोकस क्या था, यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही थी, ये ठीक, ये भी देखो ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बीम ऑफ लाइट। जब ये पैरेलली जा रही थी तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या डाइवर्ज हो गई। देखिए ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है ना, इस सारी बीम ऑफ लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज करता है और ये बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। तो इसने क्या किया, डाइवर्ज कर दिया। तो इस डाइवर्ज हुए रे ऑफ लाइट को हमने पीछे मिलाया और इस डाइवर्ज हुए रे ऑफ लाइट को हमने पीछे मिलाया, तो ये जिस पॉइंट पर कट की फोकस से पास हुई है। तो यहाँ पे ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद कॉनकेव लेंस के फर्स्ट फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है, लेकिन यही पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद कॉन्वेक्स लेंस से उसके फर्स्ट फोकस से एग्जैक्टली पास होती हुई दिख रही है। तो पहला रूल यही था कहने का, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकालेंगे कि पैरेलल चलने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेंगे। चलो ये तो हमारा फर्स्ट वो था रूल्स। अब उसके बाद सेकेंड रूल क्या है, उसे भी इसे जरा मिटाते हैं, ठीक है। यहीं पे हमारा सेकेंड रूल है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है, जरा देखिए। सेकेंड रूल ये कहता है कि द रे ऑफ लाइट, ठीक है, कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है, कमिंग फ्रॉम फोकस, या यूँ कह लीजिए, ठीक है, ये भी सही रहेगा, कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, कमिंग फ्रॉम फोकस, इसमें लिखेंगे कॉन्वेक्स के लिए, ठीक, आर डायरेक्टेड टू द फोकस, इसमें कॉन्केव के लिए, आफ्टर रिफ्रैक्शन becomes parallel to the एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। हमने यहाँ क्या बताया कि उसका ठीक रिवर्स, फर्स्ट जो आपका रूल्स था उसका ठीक बिल्कुल रिवर्स। क्या था कि वो बीम ऑफ लाइट जो कि कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे डायरेक्ट हो रही थी या कॉनकेव लेंस के फोकस पे डायरेक्ट होती अपीयर हो रही थी, वे सारी रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। पहला क्या था कि अगर आपने अगर आपने पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाया तो वे पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फोकस से पास होना ही होना, ये फर्स्ट लॉ था, ठीक है। जो सेकेंड रूल्स है वो क्या कह रहा है कि अगर आप फोकस से ही रे ऑफ लाइट को ला रहे हैं, है ना, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से ही आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहले का ठीक रिवर्स है, तो जरा देख लेते हैं। जैसे इसमें देखिए ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, चलिए फोकस से ले जाइए, यानी कि यहाँ से ले जाइए रे ऑफ लाइट को, ठीक है, रे ऑफ लाइट को ले जाइए, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ से स्ट्राइक कराइए तो पैरेलल हो जाएंगी, देख रहे हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे से कोई एक ऐसा पॉइंट जहां से रे ऑफ लाइट आने वाली रिफ्रैक्शन के बाद क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। रे ऑफ लाइट तो कई तरह से ऑब्जेक्ट के चारों डायरेक्शन से निकलती है, तो अगर वो रे ऑफ लाइट निकल करके कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से अगर वो पास करी तो वो जरूर रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अगर वो रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे स्ट्राइक करती हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद उनका क्या होगा, वे सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। अगर एक केस हम कॉन्केव लेंस के लिए करते हैं, ठीक है, या कॉन्केव लेंस के लिए लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ इसी तरीके का केस होता है। वहाँ पे क्या होता है, अगर आप फोकस कराते भी यहाँ पे, ठीक है, तो लीजिए फोकस कराइए, पैरेलल हो गई, ठीक है, या यूँ कहिए
कि कुछ इस तरीके से फोकस कर रही है और ये पैरेलल हो गई, तो लीजिए, ठीक है, यानी इनको डायग्राम मिलाया तो यहाँ पे बात समझ में आ रही है। यानी कि फोकस पे इनडायरेक्ट हो रही, अपीयर हो रही कि ऐसा अपीयर हो रहा है कॉन्केव लेंस के लिए कि ये रे ऑफ लाइट फोकस पे गिर ही जाती, लेकिन चूंकि फोकस पे क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि बीच में इसका रिफ्रैक्शन हो गया। तो लेंस ने क्या किया, इस रे ऑफ लाइट को जो उसके फोकस की तरफ आ रही थी या आती हुई अपीयर हो रही थी, इस लेंस ने उसको क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली बेंड करा दिया। और यही भी यहाँ पे भी हुआ था, ये रे ऑफ लाइट इसके फोकस की तरफ आ रही थी, अपीयर हो रही थी, लेकिन कॉन्केव लेंस ने क्या किया, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली बेंड कर दिया। तो हमने किया ठीक है भाई, तुमने तो बेंड कर दिया, बिल्कुल थोड़ा डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते हैं तो मिलते हैं यहाँ पे। तो कहने का ये मतलब है कि दो लॉ समझ में आए। पहले में क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट आएंगे तो वे दोनों लेंस के फोकस से पास करेंगे, ठीक। दूसरे में क्या हुआ कि अगर वो रे ऑफ लाइट फोकस पे ही स्ट्राइक कर गई तो भाई कोई बात नहीं, अगर वो फोकस पे स्ट्राइक कर जाती हैं तो वे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, इतना याद रखिएगा। तो ये दो लॉ समझ में आ गए। अगर ये आ गए तो सबसे लास्ट वाला है जो कि विदाउट डेविएशन वाला है, वो भी जरा देख लेते हैं, फिर इसके बाद रूल्स फॉर्मेशन को भी हमको देखना है अभी। चलिए रूल्स फॉर्मेशन को फटाफट देख लेंगे। थर्ड लॉ बस इतना कहता है भाई कि द रे ऑफ लाइट passes through optical center goes undeviated, simply goes undeviated। यानी कहने का मतलब इसमें कोई ज्यादा डायग्राम बनाना नहीं है, बस इतना समझना है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक की तो उस केस में किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होगा, वो सिंपली स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हुए निकल जाएगी। तो तीन लॉ बेसिक थे, समझ में आए। पैरेलल एक्सिस के चलने वाली रे ऑफ लाइट फोकस से होके पास करेंगी, फर्स्ट लॉ। सेकेंड रूल क्या था कि फोकस पे स्ट्राइक होने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। और थर्ड क्या था कि वो रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हैं वे रिफ्रैक्शन के बाद, खैर रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे होगा ही नहीं, वे सीधा स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हुए अनडेविएटेड होते हुए चले जाएंगे। तो आई होप आपको तीनों रूल समझ में आ गए। अगर तीनों रूल समझ में आ गए तो अब चलिए कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस से जरा इमेज फॉर्मेशन को देख लें, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या है अब इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है जरा हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन, तो पहले हम चार्ट बनाते हैं, है ना, एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में मिरर के लिए किया था। कॉन्केव मिरर के केस में भी हमने इमेज फॉर्मेशन किया था, तो अब लेंस के लिए भी इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्या क्या होंगे जरा देखिए। हम वो चार्ट पहले बना रहे हैं, फिर रे डायग्राम। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्या होंगे कि रे डायग्राम से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देंगे कि किसी पर्टिकुलर केस के लिए आपको रे डायग्राम को ड्रॉ करने को दे सकते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर केस की बात करेंगे ये इन्हीं में से कोई एक केस हो सकता है, ठीक है। तो हम उन केस को पहले चार्ट वाइज समझ लेते हैं, उसके बाद रे डायग्राम से समझेंगे। चार्ट वाइज कुछ इस तरीके से कि पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ, पहले इसको समझने के लिए पहले एक चीज समझ लीजिए, खैर इससे समझिए साथ में उसको लिख पाते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर, ठीक, और साइज। क्या बात समझ में आई? अब जरा इसको देखते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम पहले लिख रहे थे, उसके बाद, ठीक है, इनफाइनाइट पे होगा तो, ठीक। अगला बिटवीन इनफाइनाइट और 2f के बीच में, अगला एट 2f, ठीक, और बिटवीन 2f एंड f, अब एट f
है 1 2 3 4 5 और लास्ट केस है बिटवीन एफ एंड सी, यानी ऑप्टिकल सेंटर। मैं इन सबको अभी बता रहा हूँ क्या है, मैं इसे लिख लेने से मैं इनको अभी मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। अगर इनफाइनाइट होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, एट फोकस। इनफाइनाइट और 2f के बीच में होगा तो इमेज बनेगा बिटवीन 2f एंड f। 2f पे होगा तो इमेज एट 2f पे ही बनेगा। 2f और f के बीच में होगा तो उसका ठीक रिवर्स बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। अगर फोकस पे होगा तो एट इंफिनिटी और फोकस हुआ तो इन फ्रंट ऑफ लेंस, सिंपली इन फ्रंट ऑफ लेंस। मैं चार्ट बार बार कह रहा हूँ, मुझे बनाने से फिर इसके बाद मैं इसको समझाता हूँ, परेशान ना होइए। नेचर क्या होगा इसके लिए, इस केस में होगा उसका जो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे भी रियल एंड इन्वर्टेड, तीसरे केस में भी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और लास्ट जो केस होगा 1 2, एक्चुअली गड़बड़ हो गया। फर्स्ट केस, सेकंड के लिए रियल इन्वर्टेड, थर्ड के लिए रियल इन्वर्टेड, फोर्थ के लिए रियल इन्वर्टेड, फिफ्थ के लिए रियल इन्वर्टेड, और लास्ट के लिए हो जाता है वर्चुअल और इरेक्ट। क्या हो जाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये नेचर हो गया। अब साइज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट साइज का होता है, पॉइंट साइज, ठीक। यहाँ पे डिमिनिश्ड होगा, है ना, डिमिनिश्ड, छोटा पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू द साइज, इक्वल ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, फिर समझा रहे हैं। इक्वल ऑफ ऑब्जेक्ट 1 2 3। फोर्थ केस में जब इस केस के बीच में होगा, थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, घबराया नहीं। फोर्थ केस में, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस में क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज। इसमें हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, सिंपली इनलार्ज लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो इन ये वो 6 केस हैं जो हम कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिए है इनफाइनाइट, ये होगा फर्स्ट फोकल लेंथ का डबल। हम अभी डायग्राम से समझा देंगे आपको, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में फोकस एग्जिस्ट करते हैं, तो फर्स्ट फोकल लेंथ सेकंड फोकल लेंथ होता है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर उसी का डबल हम ले लें, है ना, ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच के लेंथ का अगर हम डबल ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, डबल ऑफ फोकल लेंथ कहलाता है। देखो ये इनफाइनाइट और डबल ऑफ फोकल लेंथ के बीच का है। ये 2f आप क्या समझेंगे, 2f को आप समझेंगे डबल ऑफ फोकल लेंथ, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका डबल, उसका 2 टाइम्स डिस्टेंस, यही 2f डिनोट करेगा। तो पहले ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, और बहुत ही पॉइंट साइज का बनेगा। बात समझ में आ रही है। अगर उसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और डबल ऑफ फोकल लेंथ पे हम रख दें, मतलब इनफाइनाइट और डबल ऑफ फोकल लेंथ के बीच में रख दें, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, वो डबल ऑफ फोकल लेंथ और फोकल लेंथ के बीच बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और ऑब्जेक्ट की साइज के कंपेरिजन में छोटा होगा, ठीक। अगर तीसरा केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या लिया दे, मतलब इनफाइनाइट सीधे ला रहे हैं पास में, अब ऑब्जेक्ट को क्या लिया रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, डबल ऑफ फोकल लेंथ। डबल ऑफ फोकल लेंथ पे रखेंगे तो इमेज भी डबल ऑफ फोकल लेंथ पे बनेगा, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल बनेगा। फोर्थ केस क्या मिलेगा, अब हम ऑब्जेक्ट को डबल ऑफ फोकल लेंथ और फोकल लेंथ के बीच में रख रहे हैं, तो इस केस में जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट और डबल ऑफ फोकल लेंथ के बीच में बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इस इमेज की साइज क्या होगी, बड़ी होगी, इनलार्ज होगी, ठीक। अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, और काफी बड़ा होगा भाई, हाईली इनलार्जनेस काफी बड़ा होगा। और लास्ट केस है जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, तो इस केस में जो इमेज बनेगा वो लेंस के ठीक सामने बनेगा, लेकिन इस केस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, लेकिन बड़ा ही रहेगा ऑब्जेक्ट के साइज में। यानी कि हम एक मिला जुला के हम अब ये डिस्कस करने वाले हैं, जरा सा इसे मिटा दें, मिटाए नहीं, एक्चुअली हम यहीं पे साइड में बता दे रहे हैं, जरा देखिए, मिटाएं तो नहीं, ये रहेगा तो समझ आएगा आपको। मिटा नहीं रहे हैं हम, यहाँ साइड में बता रहे हैं, जरा समझिएगा क्या साइड में बताना चाह रहे हैं। सॉरी, मिटाना ही पड़ेगा, स्पेस नहीं बचा है, मिटाना ही पड़ेगा, मिटाने दीजिए हमको। चलिए मिटा लेते हैं, फिर समझाते हैं।
पहले हम नहीं मिटाना चाहते थे, लेकिन हम क्या करें, स्पेस ना होने से मुझे क्या करना पड़ा, मिटाना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये समझेंगे। कॉन्वेक्स लेंस से हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है, तो जितनी पोजीशन हमने वहां बताई थी आप सारी पोजीशन यहाँ पे समझ लीजिए। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट, सॉरी जो लाइट पास करेगी या जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा F1 है, F1 है, क्या सिर्फ F का है, यहाँ पे थोड़ा पास मिला दें, ठीक है। ये अगर हमारा F है तो C और F के बीच का अगर हम डबल, इतना ये है तो अगर हम डबल ले लें तो हमारा क्या मिलेगा, डबल ले लें तो यहाँ पे 2F होगा, ठीक है। तो देखिए पोजीशन क्या क्या था, पहले ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, इनफाइनाइट पे, ठीक है, तो उसका इमेज बना था फोकस पे। फिर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और डबल और फोकल लेंथ के बीच में रखेंगे, कहीं यहाँ पे रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगा उसका, 2F और F के बीच में बन रहा था, बनेगा भी, और रियल इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा बनेगा। लेकिन 2F पे ही अगर आप ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इमेज वापस से 2F पे ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में उसके इक्वल साइज बनेगा, ठीक। और अगर कहीं आपने इमेज को डबल ऑफ फोकल लेंथ और फोकस के बीच में रख दिया तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट और फोकस 2F के बीच में, इनफाइनाइट और 2F के बीच में इमेज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा बनेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दिया तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे जाके बनेगा और काफी बड़ा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड अभी भी माना जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा इधर ही बनेगा, इधर ही कहीं बनेगा, वर्चुअल बन जाएगा और इरेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में बड़ा ही रहेगा। तो हमने इन केसेस को ऐसे रफली चार्ट वाइज और ऐसे समझाया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके रे डायग्राम को समझेंगे। रे डायग्राम के बाद हम क्या समझेंगे, इनके यूज को समझेंगे, फिर पावर ऑफ लेंस, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है, फिर साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, और ह्यूमन आइज और प्रिज्म सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।